बच्चों अभी हम क्या केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में पहले 9th क्लास का केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें मैंने 3rd 4th चैप्टर आपको समझा दिया है। हल्का सा फर्स्ट चैप्टर भी देखेंगे क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, वही सब याद होगा मैं आपको, वही से सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो भी प्रैक्टिस कर रहे होगे वो आपके मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, वो ध्यान से समझने पड़ेंगे आपको। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, पहले चैप्टर का नाम क्या है, 9th क्लास का केमिस्ट्री का पहले चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। तो हमें हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में समझना है। तो सबसे पहले आप ये समझोगे हमारे आसपास जितने भी पदार्थ है वो किसी ना किसी छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं। जैसे मार्कर है, मैं हूँ, मेरे बाल हैं, नाक है, कान है, जो भी है, ये कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है। ये बात मान रहे हो आप, ठीक है। तो कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलके बना हुआ है, ठीक है, जिसको कि हमने बाद में जाके परमाणु कहा था। ध्यान है आपको, 3rd चैप्टर में मैंने कहा परमाणु होता है सबसे छोटा कण। तो सबसे छोटा कण परमाणु होता है। तो मतलब कोई भी पदार्थ, कोई भी दुनिया में कोई का भी पदार्थ है वो किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे परमाणु से, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। गैस है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में इस टाइप गैस है, ऑक्सीजन गैस है क्या, नहीं। तो क्या वो ऑक्सीजन गैस भी किसी कण से मिलकर बनी हुई है क्या? हाँ बिल्कुल। इस टाइम जो वातावरण में ऑक्सीजन दिखाई दे रही है ना, वो भी छोटे छोटे कण से मिलकर बनी, लेकिन कण इतने छोटे हैं कि आपको दिख नहीं रहे। वो कण इतने छोटे हैं, ऑक्सीजन जो गैस है, गैस के कण इतने छोटे छोटे होते हैं कि हमें दिखते नहीं है। इस टाइम जो गैस हवा में घूम रही है वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। ध्यान से समझते रहो, इधर उधर मत देखो। तो अब सबसे पहले जो टॉपिक आता है इसमें, एक क्वेश्चन बन सकता है इससे, जो छोटे छोटे कण होते हैं उनके कुछ गुण होते हैं, 4 गुण होते हैं जो अभी आपको पता होने चाहिए। कोई भी पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना है और उन कणों के 4 गुण होते हैं। क्या होते हैं? कणों के गुण। क्या गुण है भाई? पहला गुण क्या होता है? पहला गुण क्या होता है? पहला यही है कि इनका आकार बहुत छोटा होता है। आकार छोटा होता है, हाँ दिख जाते हैं। परमाणु को आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, टेरल माइक्रोस्कोप से। दूसरा, जो पदार्थ के कण होते हैं, मतलब परमाणु, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कण क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, आकर्षित करते हैं। ये आकर्षित शायद गलत लिख दिया मैंने, सही लिखा है, ठीक है। दूसरा, कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। कणों के बीच क्या होता है? बता रहा हूं, रिक्त स्थान होता है। आकार छोटा होता है कणों का, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। एक चौथा होता है आपका क्या 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 हो गया? आकार छोटा हो गया, कणों के बीच में रिक्त स्थान हो गया, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नहीं, परमाणु खोखला, अभी परमाणु की बात नहीं आ गई। तो एक होता है कि कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर गतिशील, चलते रहते हैं, गतिशील होते हैं। वो तो आप पदार्थ की परिभाषा बताओ। पदार्थ क्या होता है? जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है उसको पदार्थ कहते हैं। जो स्थान होता है, जो स्थान घेरता है, कोई चीज़ अगर स्थान घेर रही है जिसमें द्रव्यमान हो तो उसको पदार्थ कहते हैं। परिभाषा इसकी भी समझ लेना। अब एक पदार्थ के 4 गुण है, पदार्थ के कणों के चारों गुण बहुत ध्यान से समझेंगे, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सबसे पहली बात, छोटे होते हैं कण, बहुत छोटे। कैसे आप पता करोगे कोई पदार्थ के अगर बहुत छोटे होते हैं? कोई एग्जाम्पल है आपके पास? कोई एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है? एक इंक की एक बूंद लो, पानी में डाल दो आप। जो इंक की एक बूंद है, छोटे छोटे कण से मिलकर बनी होगी, उसको पानी में डाल दिया आपने, पूरे पानी को वो कलर पूरे पानी में कलर फैला देगी कि नहीं? हल्का कलर होगा, वो बात मान रहा हूँ, लेकिन पूरे पानी का कलर बदल देगी वो। तो आप सोचो, एक छोटी सी इंक की बूंद के कण पूरे पानी में फैल गए, इतने बड़ी बाल्टी में भी डाल दोगे ना तो पूरी बाल्टी में फैल जाएंगे। तो कुछ सोचो कितना छोटा हो सकता है उसका आकार, कण का आकार कितना छोटा हो सकता है। तो यहाँ पर ये किससे सिद्ध होता है कि अगर हम इंक की बूंद को पानी में डाल दें तो वो पूरे पानी में फैल जाती है, इससे पता। दूसरा, अगर मैं कहूँगा कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, कैसे आप सिद्ध करोगे कणों के बीच में रिक्त स्थान? मतलब कहने का ये है कि अगर 2 परमाणु है ना, यहाँ पर मान लो 4 मान लो, अगर कोई पदार्थ है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, तो अगर पदार्थ के जो कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, कैसे, किस एक्सपेरिमेंट से दिखा सकते हैं कि रिक्त स्थान होता है? बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा, ध्यान से सुनना।
अगर मेरे पास पानी है, क्या है, पानी, ठीक है, मैंने इसी पानी में क्या कर दिया भाई, मैंने इस पानी में डाल दिया थोड़ी सी चीनी, क्या डाल दी, ये भाई चीनी डाल दी, ठीक है, तो पानी थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, पानी थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, सही बात है बिल्कुल, इसमें कोई सोच। फिर मैंने ये चीनी घोल दी, क्या कर दी, चीनी, तो पानी वापस इसी लेवल पे आ जाएगा, नीचे गिर जाता है। अब आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, ये समझ पा रहे हो मेरी बात को, पानी वापस नीचे गिर जाएगा। ये चीनी जो हमने डाली थी वो कहीं चली गई क्या, उड़ गई क्या, फिर कहाँ गई, हाँ खुल गई, खुल के चली कहाँ गई, है तो अंदर ही इसी के, लेवल नीचे कैसे गिर गया, ऊपर क्यों नहीं बढ़ा, वही चीज तो मैं कह रहा हूँ, लेवल तो वही रहना चाहिए था ना, है तो चीनी अभी भी इसी के अंदर ना, तो लेवल नीचे कैसे हो गया, पानी नीचे कैसे गिर गया। एक्चुअल में था क्या, जो पानी था, पानी के कण थे, मान लो पानी के कण है ये, ठीक है, जब चीनी डाली तब कण अभी इतने, ये चीनी के दाने हैं बहुत बड़े हैं, इस इतनी सी कण बहुत छोटा है, परमाणु इनके बीच में नहीं जा सकते थे। जब चीनी घोल दी तो चीनी के कण छोटे छोटे हो गए, तो चीनी के जो कण थे ना वो कहाँ पहुँच गए, जो परमाणु, जो पानी के कण थे उनके बीच में जो जगह थी ना उसमें चले गए, समझ रहे हो ना, उसमें चले गए, इसीलिए जगह नीचे गिर जाता है फिर पानी का लेवल। समझ पाए इस बात को आप, हल्का फुल्का। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये कैसे पता चलेगा भाई, कण कभी पानी गिर रहा हो ऊपर से, आप बीच में उंगली लगाना, फैल जाएगा लेकिन वापस में आकर चिपक जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि किसी भी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मैं अभी यहाँ पर एक पानी की बूंद रखूँ, वो पानी की बूंद ही बनी रहेगी। अगर पानी क्या होता है, द्रव होता है, पानी क्या होता है, द्रव, तरल, तरल, द्रव नहीं तरल। तो पानी अगर तरल होता है, अगर मैंने पानी की बूंद यहाँ पे रखी, अगर वो पानी के कण एक दूसरे को आकर्षित ना कर रहे होते तो वो तो कण कण में फैल जाती, पूरी बूंद फैल जाती ना। वो बूंद क्यों बनी रहती है, क्योंकि कण एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। समझ पा रहे मेरी बात को, ठीक है। निरंतर गतिशील होते हैं, हाँ हमेशा करते रहेंगे, और क्या, बूंदी रहेगी वो, तो आप कभी बूंद गिरा के देख लो, बूंदी रहती है वो, कहाँ फैलती है, ज्यादा होगा पानी तो फैल जाएगा, वैसे तो बूंदी रहती है, ठीक है। आगे समझो, निरंतर गतिशील होते हैं। अगर मैंने मान लो एक कोई बंद बर्तन है, बिल्कुल बंद है चारों तरफ से, इसके अंदर पानी भर दिया है, क्या भर दिया है, तो आपको क्या लग रहा है, पानी जब रुका हुआ है तो क्या पानी के कण भी रुके हुए हैं। जब पानी रुक गया, वैसे तो बह रहा है, तब तो आपको लगा हाँ कण बह रहे हैं, पानी बिल्कुल रुका हुआ है, मान लो 10 दिन से पानी बंद है ये कांच के उसमें, तो हवा तो अंदर जा नहीं रही, रुक जाएगा पानी बिल्कुल पूरी तरीके से। जब पानी रुका हुआ तो उसके कण भी रुके हुए हैं क्या, नहीं, कण निरंतर गतिशील रहते हैं, अंदर ही अंदर कण गतिशील रहते हैं। तो ये वाला निरंतर गतिशील रहते हैं, ये आपको चारों कणों के गुण समझ में आ गए होंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आपको, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन जैसे मैं आपकी जो किताब में तो ये लिखा, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, समझ गए आप, लिख दोगे। और क्या पूछ सकता है, क्या कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, होता है भाई, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अगर ऐसा बना देगा कि पानी रुका हुआ है, 10 दिन तक पानी रुका हुआ है, ऐसा कुछ दे देगा, तो क्या उसके कण गतिशील होंगे या रुके हुए होंगे, तो गतिशील होंगे, चाहे वो तरल रुका हुआ कोई ना हो, कण तो उसके गतिशील होंगे। समझ गए तेरी बात को, दिमाग में बैठ गई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आगे ध्यान से समझो, पदार्थ की अवस्थाएं, क्या पदार्थ की अवस्थाएं, कौन सी अवस्थाएं होती है पदार्थ की, ठोस द्रव गैस, दो और होती हैं, ठोस द्रव गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एक ही है। ठोस द्रव गैस जानते हो आप, ठोस द्रव गैस, इनसे आप परिचित हो। जिनसे आप परिचित नहीं हो, एक तो प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना नहीं है इसके बारे में ज़्यादा, ठीक है। जानते हो आप तीनों के बारे में, इसके बारे में हल्का सा जान लो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ध्यान से सुनना, ठोस समझते हो, गैस समझते हो, द्रव ये तीनों समझते हो आप।
अब अगर हमारे पास ये प्लाज्मा क्या होता है, अगर हमारे पास कोई गैस है, क्या है, गैस, तो गैस के कण होंगे भाई, छोटे छोटे कण से मिलकर बनी होगी। कण मतलब क्या, परमाणु, कण का मतलब क्या, परमाणु। जब इस गैस को ऊर्जा दे दी जाए किसी भी तरीके से बहुत अधिक, जब इस गैस को बहुत अधिक ऊर्जा अगर दे दी गई तो क्या होगा, इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन निकल के भागेगा। हाँ, परमाणु है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं वैसे। अरे यार पहले बात सुन लो, जो मैं कह रहा हूँ वो बता दिया, बाद में बताऊंगा। ये परमाणु है, ये गैस है, गैस का ये परमाणु है। मैंने इसमें बहुत सारी ऊर्जा दे दी कहीं से भी कैसे भी, ठीक है। जब मैं बहुत सारी ऊर्जा दूंगा तो इस परमाणु का एक क्या जो भी इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएगा। जब किसी का इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया तो उस टाइम कहते हैं परमाणु कैसा, आयन बन गया। परमाणु क्या बन गया, आयन। तो बहुत ध्यान से सुनते रहना, जब गैस क्या हो जाए, आयनीकृत, क्या हो जाए, आयनीकृत। आयनीकृत का क्या मतलब है, गैस के आयनीकृत होने का क्या मतलब है, वही जो मैंने बताया कि उसके परमाणु के इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाएं। गैस थी, इसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा दी, इसके परमाणु के इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गए तो गैस हो गई आयनीकृत। जब गैस आयनीकृत हो जाती है तो उसी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, आयनीकृत गैस। जब गैस कैसी हो जाए, आयनीकृत हो जाए, तो उसी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। याद रखना पड़ेगा आपको ये बात, समझ पा रहे हो कि नहीं। कहाँ पर आसपास आपको कोई प्लाज्मा अवस्था दिखाई दे रही है, नहीं। एक रॉड आती थी पहले, रॉड लंबी वाली वाइट कलर की, उसके अंदर कभी फोड़ी आपने वो, हैं, क्या निकलता, गैस निकलती उसके अंदर से, हैं, हवा, हैं, तुमने, अच्छा चलो कोई बात नहीं। उसके अंदर से गैस निकलती है कि नहीं निकलती, उस रॉड के अंदर गैस होती है, उस रॉड के अंदर क्या होती है, गैस। जब इसमें क्या लगाते हैं हम, बिजली के तार, दो होते हैं जो भी होते हैं, जब बिजली के तार लगाते हैं, जब बिजली के, अभी मैं तुम्हारे अंदर दो बिजली के तार लगा दूं तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हारे साथ ऊर्जा मिल जाएगी बहुत सारी, ऐसे कर जाओगे, ठीक है, ठीक है। तो बिजली में क्या ऊर्जा है ना, तो अगर मैं तुम्हारे लगाऊंगा तो ऊर्जा मिल रही है, तो रॉड में लगा दूंगा तो इसको ऊर्जा नहीं मिल रही होगी, बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। इसके अंदर जो गैस भरी होती थी, इसके अंदर जो गैस होती है वो क्या हो जाती है, आयनीकृत। आयनीकृत मतलब वही इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाते हैं। जब गैस आयनीकृत हो जाती है उसको प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। तो रॉड के अंदर कैसी अवस्था होती है, जब रॉड बंद है, रॉड का स्विच कैसा है, ऑफ, तो इसके अंदर कौन सी अवस्था है, गैस। जब स्विच ऑफ है तब इसके अंदर जो अवस्था है वो गैस, तब आयनीकृत नहीं है कि ऊर्जा नहीं है ना गैस के पास, तब वो गैस अवस्था है। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तुरंत गैस क्या हो जाएगी, आयनीकृत हो जाएगी, अवस्था कौन सी बन जाएगी, प्लाज्मा अवस्था बन जाएगी। समझ गए। जहां पर भी गैस हो और उसको हम वो कर रहे हो, सूर्य के, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सूर्य की सतह पर कौन सी अवस्था पाई जाती है, प्लाज्मा अवस्था। कोई सूर्य पे बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ पे जो गैस होती है वो प्लाज्मा अवस्था में रहती हैं। समझ रहे हो ना। तो ये बात ध्यान रखना, प्लाज्मा अवस्था से हो सकता है कि एक क्वेश्चन पूछ ले। हाँ बोलो। वो साइंस एंड कंडेंसेट इसको छोड़ो फिलहाल। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे बनती है ये वाली अवस्था, मतलब 0 डिग्री केल्विन। अब केल्विन ही नहीं पता, 0 डिग्री केल्विन वो समझाऊंगा बाद में। नहीं, अब बहुत ध्यान से समझो मेरी बात को। अब इनसे ठोस द्रव गैस से भी कुछ एक क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ध्यान से सुनोगे। ठोस कैसा होता है, द्रव और गैस दोनों तरल होते हैं। कैसे होते हैं, लिक्विड बोलते हैं इनको। ठोस कैसा होता है, ठोस तरल नहीं होता है। तरल का मतलब फ्लूइड, फ्लूइड मतलब जो बह सके, फ्लो कर सके, उसको तरल कहते हैं। तो द्रव और गैस दोनों बह सकते हैं, गैस भी बह सकती है, द्रव भी बह सकता है, ठोस नहीं बह सकता। ये बात आपको पता है, प्लाज्मा भी वैसे तरल में आ जाएगा, ठीक है। तो अब समझो यहाँ से, अब इनके बात करते हैं। दो चीज़ें पूछी जाती हैं, इनके शेप और साइज। क्या शेप, SHAP, शेप और साइज बता रहा हूँ। शेप मतलब, और साइज मतलब, उल्टा बताया यार आपने। शेप मतलब आकृति, साइज मतलब आकार।
ठोस का आकार और आकृति दोनों निश्चित होती हैं क्या? हाँ हाँ, ठोस की दोनों चीजें निश्चित होती है, ये भी होती है, ठोस में आकार भी होती है, आकृति भी निश्चित होती है। द्रव की आकृति और आकार निश्चित होता है क्या? आकृति, आकार और आकृति तो एक ही चीज हो गई। नहीं, आकार, आकार मतलब छोटा बड़ा। आकार को एक चीज और बोल लो, आयतन। आयतन बोलोगे ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती, आयतन निश्चित होता है। और गैस का कोई, अब ये क्या बात चल रही है, आप सोच रहे हो कि क्या अजीब सी बात बता रहा हूं मैं। सुनो सुनो ध्यान से। ठोस है, इतना ठोस है, इतना ही रहेगा, पहली बात तो ये है, ठीक है। और इसका आकार भी ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा फिर वैसा हो जाएगा, ऐसा कैसे ही रहेगा। कुर्सी है, जैसी है वैसी रहती है। तो इसका आकृति भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है। लेकिन अगर जल की बात करें, जल, ये जल भर दिया मैंने, इसका आयतन तो निश्चित है, पानी इतना ही रहेगा, चाहे तुम इसमें रख लो चाहे गिलास में रख लो, पानी कम ज्यादा नहीं होगा। मतलब वॉल्यूम, जगह जितनी जहां घेर रहा है उतनी जगह जहां घेरेगा, लेकिन आकार निश्चित नहीं है। आकार क्यों? अभी ये इसमें है तो ऐसा है, इसमें है तो ऐसा है। किसी टेढ़े बर्तन में डाल दोगे तो टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या नहीं है, आकार निश्चित नहीं है, आयतन निश्चित है। और गैस का नहीं, ना तो गैस का आकार निश्चित ना आयतन निश्चित। अगर आपने गैस को इसके अंदर भर दिया, मान लो आपके पास 10 ml गैस है, 100 ml गैस है, आपने इसमें भर दिया तो पूरा जगह घेरेगी। और आपने इसके अंदर उसी 100 ml गैस को इसके अंदर भर दिया तो इसकी भी पूरी जगह घेरेगी। अच्छा अच्छा क्या, अच्छा हाँ। तो जो जिस बर्तन में भरोगे गैस को वो तो पूरी जगह घेर लेगी, समझ गए नहीं। आकृति भी जैसे पे भरोगे वैसी ले लेगी, ठीक है। तो ना इसका आकार निश्चित ना आकृति, समझ गए इतनी बात को, ठीक है। ठोस द्रव गैस से ये भी चीजें पूछी जा सकती थी। इसका अच्छा, ठोस के कण, सब कण जो इनके कण होते हैं, जो जिस कण के बारे में बात कर रहे थे, इसके पास बहुत पास पास होते हैं, इसके थोड़े दूर दूर, इसके बहुत दूर दूर। गैसों के कण बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। गैस के कण यूँ करके होते हैं दूर दूर, द्रवों के थोड़े पास होते हैं, और ठोसों के और भी पास होते हैं। समझ गए मेरी बात को। एक बात और, अभी जब मैंने कणों की गुणधर्म बताए थे, कणों के गुण बताए थे, उसमें मैंने सबसे नीचे लिखा था कि इनके कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। गैस है, यहाँ पर कण गतिशील है। पानी है, पानी कण गतिशील है। ये मार्कर है, इसके भी कण गतिशील है। हाँ? कण हमेशा गतिशील होता है, ये ठोस हो चाहे कुछ भी हो, इसके भी कण गतिशील होते हैं। अगर मैं कोई ठोस ले रहा हूँ ना, जैसे ये ठोस है, अब मान लो इसका जो कण होगा ना वो अपनी जगह एक से दूसरी जगह नहीं आ सकता, लेकिन अपनी जगह वाइब्रेट कर सकता है। इसके भी कण अपनी जगह हिल रहे होंगे, रुके हुए नहीं है इसके भी कण, समझ रहे हो ना। द्रव के तो कण, जैसे यहाँ पर कोई कण है थोड़ी देर बाद वो यहाँ पहुँच जाएगा, एक से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसके कण एक से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन अपनी जगह पे हिलते रहते हैं। समझ पा रहे हो? कैसे पता ये बात? अरे जे नहीं हिल रही है। अब मैं इसको जला दूँ यहाँ पर, अभी मैं इसको यहाँ पर जला दूँ, वो धीमे धीमे करके जलने चीज़ आगे बढ़े। इसको छोड़ो, जैसे लोहे की कोई चीज़ हो, जैसे मेरी घड़ी है, मान लो घड़ी को क्यों जलाऊं भाई, नुकसान हो जाएगा। चक्कू गरम करते हैं, चक्कू गरम करते हो, एक तरफ से गरम करोगे उसकी गर्माहट दूसरी जगह पहुंच जाएगी। कोई रॉड है, यहाँ पे गरम करोगे उसकी गर्माहट यहाँ पर, कैसे भाई? कण जो वाइब्रेट, जैसे ही गरम करोगे ना, इसके कण वाइब्रेट करेंगे, तेज जलेंगे। ये वाला इसको धक्का मारेगा, तेज जलेगा, ये इसको धक्का मारे, यहाँ के भी कण तेज जलने लेंगे। जब यहाँ के कण तेज जले तो यहाँ पे भी गर्माहट आ जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जो ठोस के कण भी गतिशील होते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब आगे कहाँ पहुँचेंगे हम? यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ। अब बच्चों देखो, अगला जो वर्ड सीखना है आपको, डिफ्यूजन। हिंदी में बोलते हैं उसको प्रसरण। क्या बोलते हैं? क्या होता है ये प्रसरण? डिफ्यूजन। गैस, जैसे अगर मान लो मैं अभी यहाँ पर अगरबत्ती जलाऊं, उसकी सुगंध धीमे धीमे करके पूरे रूम में फैल जाएगी। क्या देख रहे हो तुम उसमें? उसकी सुगंध धीमे धीमे करके पूरे रूम में फैल जाएगी। क्यों? जो गैस है ना, वो भी गैस की फॉर्म में धुआं है ना, जो अगरबत्ती का गैस की फॉर्मेट में, यहाँ पर भी जो वातावरण है वो गैस है। तो धीमे धीमे करके वो गैस एक से, जब दो गैस आपस में, इसका डेफिनेशन क्या है? जब कोई दो पदार्थ आपस में मिक्स होते हैं तो उसको प्रसरण बोला जाता है। मिक्सिंग को प्रसरण बोलते हैं।
जब धूप बत्ती जल रही है धीमे धीमे करके उसकी सुगंध पूरे रूम में फैल रही है, तो क्या हो रहा है, उस गैस का प्रसरण हो रहा है पूरे रूम के अंदर। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात को? तो ये बात समझ में आ गई आपको? प्रसरण मतलब जैसे अगर मान लो मैंने एक, मेरे पास जल है, क्या है, जल, मैंने इसमें कुछ दूसरा लिक्विड डाल दिया। क्या दूसरा लिक्विड डाल दूं? इंक डाल दी मान लो, ठीक है, इंक डाल दी तो धीमे धीमे करके पूरे में फैल जाएगी। तो क्या हो रहा है, उसका प्रसरण हो रहा है। समझ गया? प्रसरण, डिफ्यूजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन इससे बन सकता है कि दो गैसों का आपस में मिलना क्या कहलाता है? गैस नहीं, कोई पदार्थ बोलेगा, प्रसरण। अब एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है वो, क्या ठोसों में भी प्रसरण होता है? हाँ, हाँ, हर पदार्थ में होता है प्रसरण। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो होता क्या है, लोहे की दो चीज लो आप, एक ये रॉड लो, एक ये रॉड लो, ठीक है। किसी चीज के अंदर फंसा दो इसको, ऐसे दबा के फंसा दो, यूं करके चिपक जाए आपस में और फंसी रहने दो। ये कितने टाइम तक? 10 सालों तक। क्या करो, 10 साल के बाद इंतजार कौन करेगा, देखेंगे। तो 10 साल के बाद जब इसको छुटाओगे ना आप, वो हटा दो जिससे दबाए थे, छूटेगी नहीं आपसे, ये चिपक चुकी होंगी आपस में। क्यों? जंग नहीं लगी। हुआ क्या होगा, यहां पर इसके कण होंगे, इस वाली रॉड के कण होंगे, यहां पर परमाणु होंगे, यहां पर इसके कण होंगे, ये आपस में मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे में, चिपक। मैग्नेट नहीं, नॉर्मल लोहा केवल, ठोस कोई भी चीज हो, कोई भी प्लास्टिक ले लो, अगर मैं इसको दोनों दबा के यूं करके रख दूं, ठीक है, और 10 सालों तक दबा के ऐसे ही रखा रहने दो, इसको छूटेगी नहीं फिर ये। इसका एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, ये तो आप बहुत ज्यादा 10 साल तो आप कह रहे हो कि फालतू में चूतिया बना रहे हो। तो जैसे अभी मान लो चौक है, ठोस है, आपका बोर्ड जो है वो भी ठोस है, ठीक है। इंक भी वैसे इसमें भी सॉलिड पार्टिकल होते हैं, लेकिन छोड़ो मैं चौक से एग्जांपल लेता हूँ। कभी आपने ऑब्जर्व किया हो, चौक से पढ़ाई की है, चौक आप स्कूल में तो चौक से ही होती है। चौक से अगर लिख दिया बोर्ड पर कुछ, ठीक है, आपने तुरंत मिटाया, बहुत आराम से मिटेगा, उसी को 1 महीने बाद मिटा के देखना, चौक को मुश्किल से मिटती है। क्यों? क्योंकि जो चौक के जो पार्टिकल हैं, चौक के जो कण हैं, बोर्ड के कण में क्या हो चुके हैं, प्रसरण हो चुका है उनका। बोर्ड के कणों के साथ चौक के कणों का प्रसरण हो चुका है। 1 महीने बाद जब छुटाओगे तो मुश्किल से छूटते हैं वो। समझ गए? तो ठोसों में भी प्रसरण होता है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ये बात भी समझ में आ गई आपको? क्या कह रहे हो राजीव सर? हाँ सही बात है, फोन में लीड लगाए रखोगे तो परमानेंट लग जाएगी वो, 10 सालों बाद निकलेगी नहीं, 10 सालों बाद। तो सुनो ध्यान से आगे, इतनी बात समझ में आ गई होगी। धीमे धीमे करके सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे ऐसे ही। अभी अवस्था परिवर्तन रह गया, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, टेम्परेचर चेंज, तापमान परिवर्तन। तापमान परिवर्तन मतलब तीन स्केल में आप तापमान को मेजर करते हो, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। पता है ये बात आपको? तीनों को चेंज करना आना चाहिए आपको। कैसे? अगर आपको सेल्सियस से केल्विन, केल्विन क्या होता है, C+273। सी में सेल्सियस वाले में 273 जोड़ोगे तो केल्विन में आंसर आ जाता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करोगे? फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है, 9/5 C+32, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले रट लो आप, ये तो रट गया होगा, K बराबर C+273। एक ये F और C को याद रख लो, F बराबर 9/5 C+32। फ़ारेनहाइट, F फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट हो गया, C सेल्सियस, K केल्विन। लिखने की जरूरत तो नहीं है, पता है आपको, आगे बढ़ने दो। तो आपसे अगर कोई सवाल पूछा जाए, आपसे ये कहे कि तीन सौ तीन डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में नहीं, 300 डिग्री केल्विन, 303 डिग्री केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करो। कैसे करोगे? 303 डिग्री केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, हाँ, F वाले में।
दोनों का यूज़ करना पड़ेगा इसमें। पहले केल्विन से सेल्सियस निकाल लो, सेल्सियस को यहाँ रख के फ़ारेनहाइट निकाल लेना। करके बता दो फटाफट, हाँ करके बता दो फटाफट। तो देखो बच्चों ध्यान से, ये तो आपने कर लिया होगा। केल्विन की जगह 303 रख दो, ये सेल्सियस पता चल जाएगा। 303 रख दिया केल्विन, सी प्लस 273। 273 इधर आके माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 आ गया। सी बराबर 30 आ गया, 30 डिग्री सेल्सियस में 30 आ गया। ये 30 यहाँ रख दो तो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। कौन? तीस आ गया ये, सी 30 रख दिया यहाँ पर, प्लस 32 कितने बार जाएगा ये 6 बार। तो कितना हो जाएगा ये 9 छिक्के 54 प्लस 32 कितना हो जाएगा ये 86। 86 फ़ारेनहाइट में आ गया ये। तो एफ बराबर 86। हाँ 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 समझ गए। तो केल्विन से मैंने सी निकाल लिया इस वाले फॉर्मूले से, और सी से मैं फ़ारेनहाइट भी निकाल सकता हूँ। जरूरी नहीं है वो दोनों ही कहेगा, वो हो सकता है किसी एक में ही कन्वर्जन करवाए। आपसे सिर्फ इतना भी कह सकता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करो। किसमें? एफ में। करके दिखा दो फटाफट। -40 को फ़ारेनहाइट में चेंज करके बता दो। तो जब आप -40 रखोगे सी में यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में, एफ बराबर 9/5 गुणा 40 माइनस का प्लस 32, तो कितना आएगा सॉल्व हो गया ये कितने बार जाएगा 8 बार। 9 8 72 प्लस 32 ये आ गया -40। तो आपने एक बार नोटिस की, जब सी को -40 रखा तो एफ भी -40। तो एक ऐसा टेम्परेचर है -40 जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं। अगर -40 रखते हो तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों में सेम मान आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं? तो -40 पे, ठीक है। इतना टॉपिक हमने कर लिया, थोड़ा सा टॉपिक और बचा है ये, वो हम कर लेंगे, ठीक है। उसको कल ख़त्म कर लेंगे, तो पहला चैप्टर हो जाएगा आपका, ठीक है। कल मिलते हैं फिर।